आगे सब एक बार ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गई, इसको आ जाएगी लिंक क्लास के बाद। ठीक है भाई। तो बच्चों, बात ऐसी है, ये लेक्चर होने वाला है इको का, उसके बाद फिर मैथ्स का करेंगे थोड़ा सा कहानी। इको में उस पर्टिकुलर टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ, और उसके बाद मैथ का एक लेक्चर। ये मान लो कि आज से तुम्हारी मैथ की कहानी स्टार्ट। क्या करना है, कैसे करना है, क्या एजेंडा रहेगा। तकसील, तू ड्रॉप कर जाना है इसके बाद, और अपना पढ़ाई करना चालू कर भाई, तेरे को तो बहुत ज्यादा बैलेंस करना है सिस्टम। ठीक है। तकसील, आवाज आ रही है? पॉज हो गया क्या तेरा वीडियो? कहते हैं इसका वीडियो रुक गया। सीआरआर कल की एक रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग। नहीं, कल की वो क्लास की नहीं हुई थी ना, इकोनॉमिक्स की। ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ ना, रिपोर्ट ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ वाली जो क्लास थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग, हाँ। उसको मैं बेटा वापस रिवाइज कराऊंगा एक बार, अभी रिवाइज कराऊंगा और आगे का पढ़ाऊंगा। वो रिकॉर्डिंग मिस हो गई मेरे से हम्म। गलती से, अब पता नहीं वो कहाँ गई यार, रिकॉर्ड तो किया था मैंने। आई डोंट नो। कोई नहीं, उसको वापस से कर लेंगे नहीं, एक वो बार। लास्ट वाली रिकॉर्ड नहीं हुई थी। नहीं हो रही थी ना, तो भूल गए थे ना, अपन। नहीं हुई। हाँ। हाँ, अगर भूल तुम्हें गए थे। कभी ऐसा लगता है ना फ्लो फ्लो में भूल गया, तो मुझे याद दिला दिया करो तुरंत। हाँ। सो एनी हाउ, उसको रिवीजन उसका कर लेंगे अभी। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। CRR SLR जैसी चीजें मत भूलो यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोटी छोटी झंडू बम टाइप चीजें भूल जाते हो यार। देखो, माई स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ठीक है। करते हैं बड़ा। तो बच्चों, लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वी मिस द रिकॉर्डिंग्स, तो वी विल क्विकली रिवाइज इट। एंड आई होप तुम लोगों के पास नोट्स आ गए हैं, तो नोट्स में से तुम लोग पढ़ तो सकते हो। रियली सॉरी सॉरी फॉर नॉट रिकॉर्डिंग द लेक्चर। तो लॉस नहीं होने दूंगा तुम लोगों का। इसको हम लोग कर लेते हैं वापसी एक बार। तो ट्रेड क्या है, WTO क्या है, ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तुम लोग को याद भी होगा कुछ कुछ। तो एग्रीमेंट होते हैं ट्रेड के अंदर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, फिर उसके बाद मैंने WTO पढ़ाया था। ठीक है। तो एक बार इसका फटाफट से कर लेते हैं। पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट क्या होता है कि इट बेसिकली अलाउज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज कुछ छोटे अमाउंट ऑफ गुड्स के लिए, फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ गुड्स। यानी कि पार्शियल स्कोप जो है, इट इज नॉट डिफाइंड और रेफर्ड इन द WTO एग्रीमेंट में। मतलब इस एग्रीमेंट में केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स कवर हो जाएंगे, है ना। अब इसकी वजह से कुछ इसके एडवांटेज भी होते हैं, मार्केट एक्सेस मिल जाता है आपस में कंट्रीज को, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और एक्सपोर्टर्स को इनकरेज किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट करो। समझ रहे हो? अगर मान लो हमारे यहाँ पे कोई माल प्रोड्यूस करके दूसरे देश में भेजना है ना, और वहां से हमारा पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट हो रखा है, तो क्या होगा, इंटरनल प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तुम्हें पता है कि हम अपना सामान इंडिया में तो बेच ही सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हो। तो क्या होगा, यस सर। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वो लोग अपना, ऑब्वियसली। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा माल बिकेगा तो ज्यादा पैसा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सो ये होता है पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट। फिर आता है बच्चों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तुम लोगों ने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैव बीन साइंड विद नेपाल, श्रीलंका, है ना। FTA साइन हुआ है जी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वहां पे क्या होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ पे मेंबर कंट्री, जो जिन देशों के बीच में FTA हो रहा है, वो अपने टैरिफ रिड्यूस कर देते हैं आपस में, जबकि बाकी देशों से वो अलग परसेंटेज पे टैरिफ जा रहा है। उनके ट्रेड का जो वो है ना परसेंटेज, इतनी ट्रेड ड्यूटी देनी पड़ेगी, इतना टैरिफ लगेगा, 4%, 5%, 10%, वॉट एवर इट इज, तो माफ कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज होती है, बाईपासिंग ऑफ ट्रेड। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब ये क्या है, मान लो एक कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार के ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा ले ले जाते हैं दूसरे कंट्री जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने नहीं, चाइना के साथ नहीं है। तो चाइना क्या करता है, अपना माल श्रीलंका और म्यांमार के रास्ते भेज देता है। समझ रहे हो? क्योंकि उन देशों के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है और कम परसेंटेज पे आ रहा है माल, तो वो क्या करेगा, अपना सामान वहां पे भेजेगा और उसका लीवरेज ले लेगा, कुछ परसेंटेज कमीशन उन कंट्रीज को दे देगा, पर अल्टीमेटली अपना पैसा तो बचा ही लेगा, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि इस स्पेसिफाइड टैक्स रेट है, मान लो 5% पे है, एंड चाइना इंटरवीन्स, है ना, कि इंडिया और चाइना का 15% पे है ना। तो इंडिया श्रीलंका म्यांमार का बोले 5% पे, तो चाइना आता है श्रीलंका म्यांमार के पास और बोलता है 2% की ड्यूटी हम आपको देंगे जी। तो उनका क्या हो गया, 7% बच गया ना, टोटल टोटल। तो चाइना एंटर इंडिया थ्रू म्यांमार एट अ टैक्स रेट ऑफ कितना, 2% एंड 5%, 7% पे घुस गया। एक्चुअली में कितना था, 15% था उसके साथ, तो 8% बचा लिया ना, मोटा मोटा। ये होता है बाई पासिंग ऑफ ट्रेड। डायरेक्टली उस कंट्री में ना भेज के अपना माल उस कंट्री में भेजेगा जहां से हमारा FTA साइन हो रखा है, समझ रहे हो, और अपना एक पर्टिकुलर परसेंटेज बचा लेता है ना। तो ये होता है बाई पासिंग ऑफ ट्रेड। यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इज लेस, रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी जो होता है ना वो कम होता है FTA वाले कंट्रीज के साथ। फिर आता है कस्टम यूनियन। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जहाँ पे कंट्रीज के पास कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा अलग अलग कंट्रीज को इंपोर्ट करने की। जैसे मान लो इंडिया श्रीलंका एंड म्यांमार डिसाइड दैट दे हैव अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ शेड्यूल टू डील विद चाइना से 12%। चाइना से डील करने के लिए उनका कॉमन होगा एक पर्टिकुलर कंट्री से, 12% पे सबने फिक्स कर दिया। अब इस एग्रीमेंट में क्या होगा, कस्टम टेरिटरी शैल बी अंडरस्टूड मींस एनी टेरिटरी विद रेस्पेक्ट टू सेपरेट टैरिफ और अदर रेगुलेशन कॉमर्स मेंटेन द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रेड। मतलब उसके साथ एक तीनों डिसाइड करके एक परसेंटेज फिक्स कर लेंगे कि हम लोग अपने यहाँ से माल भेजेंगे तो इतने % पे भेजेंगे इस कंट्री में, ये होगा। फिर होता है कॉमन मार्केट। ये एक ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाता है जहाँ पे कुछ कंट्रीज के बीच में ये साइन होता है, दे अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। तो टैरिफ आर अ कॉमन एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनल ट्रेड, है ना। इट इज अ कस्टम यूनियन वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मूवमेंट जो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज इज रिलेटिवली फ्री अमंग्स द मेंबर कंट्रीज। ये फ्री हो जाता है मेंबर कंट्रीज के बीच में कॉमन मार्केट में, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आती है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन जैसे कि नाम ही बता रहा है ना, इट इज अ कॉमन मार्केट वेयर मेंबर कंट्रीज कोऑर्डिनेट ऑन देयर मैक्रो इकोनॉमिक एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। इकोनॉमिक यूनियन एक ऐसा ट्रेड ब्लॉक है जहाँ पे कॉमन मार्केट बन जाता है और कस्टम यूनियन बन जाती है। जितने भी कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कॉमन पॉलिसीज होंगी और कॉमन प्रोडक्ट रेगुलेशंस होंगे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगा गुड्स का, सर्विसेज का, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, समझ रहे हो। एंड क्या होगा, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होगी। अब मैंने बताया उसके बाद WTO, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। WTO के 164 कंट्रीज हैं। 164th मेंबर मैंने बताया था, क्या बताया था, 164th मेंबर, अफगानिस्तान। 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 ठीक है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। डायरेक्ट जनरल WTO भी चेंज हो चुकी हैं, मैंने नाम बताया था लास्ट क्लास में, रिसर्च करके तुम लोग याद करोगे कौन है, ठीक है। कौन है, किस कंट्री की है, दैट यू विल फिगर आउट एंड लर्न। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज जिनके साथ इकोनॉमिक, सोशल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो उस दौरान क्या बना, वर्ल्ड इकोनॉमी को डेवलप करना है, अलग अलग कंट्री के साथ सीमलेस ट्रेड हो जाए, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस हुई। देयर वाज अ डायर नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करे, रेगुलेट करे, कि टैक्स रेट्स कैसे होंगे, कितना सामान कहाँ से कितना सामान, क्या क्या सामान जाएगा। तो 1945 में बच्चों एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको बोला गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और इसको बोला जाता है बैटन वुड कॉन्फ्रेंस। 1945 में हुई और उससे दो ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। तो सीक्वेंस में हो जाएगा। IMF एंड वर्ल्ड बैंक बने बच्चों फॉर द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल, IMF एंड वर्ल्ड बैंक वहां से बने, वाज हेल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO, विच जो बनाई नहीं क्योंकि US ने सपोर्ट नहीं दिया। ITO बनाने वाले थे, बनानी, क्योंकि US जो था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत इमर्जिंग पावर बन चुका था,
और आई उसके बिना बन नहीं सकता था कुछ भी। नेगोशिएशन चलते रहे। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हुआ 1947 में, जिसको जीएटीटी बोला गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो जीएटीटी केम इनटू प्ले। जीएटीटी की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई है पीरियडिक इंटरवल्स पे ट्रेड नेगोशिएशंस को लेके। फाइनली उरुग्वे राउंड हुआ जो उनका, जो हुआ 1806 से लेके 1994 तक। एग्रीमेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, जहाँ पे डब्ल्यूटीओ की फाउंडेशन की नींव पड़ गई, फाइनली रेटिफाइड थ्रू मरक्केस एग्रीमेंट। तो दिस पॉइंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 86 से 94 जो उरुग्वे राउंड हुआ था, वहां पे एग्रीमेंट हुआ कि डब्ल्यूटीओ बनाया जाएगा, किसके थ्रू? मरक्केस एग्रीमेंट के थ्रू। इंडिया मेंबर बन गया जीएटीटी में 1948 में, एंड फाउंडिंग मेंबर बना किसका? डब्ल्यूटीओ का। चाइना ने 2001 में ज्वाइन किया, रसिया ने 2012 में ज्वाइन किया भाई। देन हैपेंड बच्चों उरुग्वे राउंड। द सीट्स ऑफ उरुग्वे राउंड वर सोन इन नवंबर 1982। ठीक है, एट अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ जीएटीटी मेंबर्स इन जिनेवा। जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताओ। बताओ यार, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे करोगे? मेरे को कभी कभी तो डर लग जाता है तुम लोगों से। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बता दो यार। नहीं पता? अबे, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है भाई साहब? बर्न। जिनेवा नहीं है, बर्न है, BERN, बर्न। याद रखा करो कंट्री कैपिटल करेंसी। ठीक है, तो क्या हुआ उरुग्वे राउंड में, बताते हैं आगे। Although the ministers intended to launch a major new negotiation, the conference stall हुई किस पे? एग्रीकल्चर पे, और वाइडली रिगार्ड हुई फेलियर की तरह। वर्क एग्रीमेंट जो था मिनिस्टर्स के बीच में जो साइन हुआ था, कि दो बेसिस हो गए वहां पे। वाज टू बिकम उरुग्वे राउंड को नेगोशिएशन का एजेंडा बनाया गया। द चैलेंजेस ऑफ उरुग्वे राउंड्स वर डिस्कस्ड, एंड द आउटकम ऑफ द चैलेंजेस वाज WTO, which has gone through the Marrakesh Agreement in 1994. It did already include commitment to reopen negotiation agriculture services at the turn of the century. तो बाद में जीएटीटी का हुआ क्या? मेन मुद्दा उरुग्वे राउंड तुम समझ गए, उसके बाद मरक्केस आया। जीएटीटी का हुआ क्या? WTO ने जीएटीटी को रिप्लेस कर दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। बट जो उसका जनरल एग्रीमेंट था, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है एज WTO का अम्ब्रेला ट्रीटी फॉर ट्रेड इन गुड्स, अपडेटेड एज रिजल्ट ऑफ उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन। द ट्रेड लॉयर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन GATT 1994 and the updated parts of GATT and GATT 1947. तो ओरिजिनल एग्रीमेंट वो है, वो स्टिल इज एट द हार्ट ऑफ GATT 1994। तो ये था ऑब्जेक्टिव। क्या है अब WTO का ऑब्जेक्टिव? क्या है ये समझते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाना, फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग के लिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन करने के लिए नेगोशिएशन का स्कोप प्रदान करना, मॉनिटर करना ट्रेड को। अगर कहीं पे डिस्प्यूट हो जाता है कंट्रीज के बीच में, ट्रेड डिस्प्यूट हो गए, तो एक प्लेटफॉर्म बनाना सेटलमेंट कराने के लिए। असिस्टेंस देना मेंबर कंट्रीज को ताकि उनका ट्रेड डेवलप हो। लीस्ट डेवलप्ड और लो इनकम कंट्रीज को इन ट्रांजिशन टू एडजस्ट टू WTO रूल्स। ठीक है, डिसिप्लिन थ्रू टेक्निकल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग देना, उन कंट्रीज को टेक्निकल कोऑपरेशन देना, उनको ट्रेनिंग देना, ये भी करता है WTO। मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक UN हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनसे कोऑपरेटर कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट में हिस्सेदारी रखते हैं। हाँ अभिषेक, बढ़िया बढ़िया, तू बता। यार मैं क्लास में हूँ, करूँ तेरे से 11 बजे के आसपास कॉल करूँ? डन 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 डन। हाँ बाय बाय बाय। कहाँ है तू? द्वारका में तो घर आ जाना। अच्छा गुड़गांव में हो, चल ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। तो ना, तो क्या कहते हैं, WTO के फिर प्रिंसिपल्स पे आते हैं। WTO के प्रिंसिपल्स जो है हमारे, वो क्या है? अब प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। WTO का जो एग्रीमेंट है ना बच्चों, कुछ सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स निकले। पहला था नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स आए जो कि तुम लोगों ने न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो सुने होंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया किसी को। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ WTO लॉ एंड पॉलिसी क्या था? नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी के साथ भी ना भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा।
ऑल नेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो वन कंट्री कैन ग्रांट एनी अदर कंट्री एनी स्पेशल फेवर। तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमने नेपाल को ना वो बना दी, मोस्ट फेवर्ड नेशन बना देते हैं, नेपाल को बना देते हैं ना, कि आराम से बिंदास बिना पासपोर्ट के चले जाओ, ट्रेड टैरिफ ऐसे ही निकाल दो, है ना। अब इफ वन कंट्री लोअर टैरिफ टू अनदर कंट्री देन इट हैज टू बी लोअर्ड फॉर ऑल मेंबर कंट्री। अगर आपने एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए टैरिफ कम कर दिया तो आपको बाकी सबके लिए भी करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री को आप एडिशनल बेनिफिट नहीं दे सकते, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे सकते, इसका कहने का मतलब ये है। नेशनल ट्रीटमेंट, सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आइदर दे आर लोकली मैन्युफैक्चर्ड और दे आर फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड, आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो इम्पोर्टेड हो या कंट्री में बना हुआ माल हो। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तुमने देखा होगा दिल्ली में कोई है, दिल्ली का कोई बच्चा 24/7 यहाँ पे आउटलेट्स है, कभी कभी 24/7 पे आप जाओगे तो आपको ऐसा वाला, इसको कुशल को पता हो, गुड़गांव में होगा 24/7, वो नहीं है बीपीटी सेक्टर 30 में जो है, यस सर है। तो उसमें तुम जाओगे ना, तुम्हारे हाथ में कभी कभी ऐसा ओरियो का बिस्किट लग जाएगा जो बाहर बना हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड, हाँ। वो महंगा होता है। यस यस सर। नॉर्मल ओरियो 30 रुपीज, 30-35 आता है, वो भाई अलग, 35 का होता वो 80 रुपए का है। मैं कह रहा ये क्या लॉजिक है, हमको नहीं खाना, हम इंडिया वाला खा लेंगे भाई। है। तो ये है, ये कितना भी तुम लोग कर लो ये रहेगा। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी यानी कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी एक कंट्री ने कर दी है, ट्रेड बैरियर एक कंट्री ने कम कर दिए, तो दूसरे कंट्री के लिए भी आपको करना पड़ेगा साहब। गिव एंड टेक वाली पॉलिसी, समझ रहे हो ना, गिव एंड टेक, सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा ना, दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोसिटी। अब आता है प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स, बिजनेस को एनवायरमेंटली स्टेबल बनाना और प्रोडिक्टेबल बनाना। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, किसी भी कंट्री को अपने ट्रेड रेगुलेशंस को पब्लिक करना पड़ता है, ट्रेड पॉलिसीज अगर चेंज होती हैं दे हैव टू टेल डब्ल्यूटीओ की ये हमारी ट्रेड पॉलिसी चेंज हो गई है, ठीक है। इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डब्ल्यूटीओ के जो भी एफर्ट्स हैं वो ऑलरेडी दे आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, डेवलपमेंट की ओर इशारा करते हैं, तो उसके बारे में भी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स थे डब्ल्यूटीओ के। अब क्वेश्चन पूछ लेगी यूपीएससी इसमें से तुमसे, कैसे क्वेश्चन पूछेगी बच्चों कि अच्छा व्हाट आर द फ्यू फैक्टर्स, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ लॉ एंड पॉलिसी, 3-4 पॉइंटर दे देगी, तुमको याद होगा तो तुम सही कर पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। डायरेक्टली नहीं पूछता यूपीएससी, घुमा देगा। उस तरीके के क्वेश्चंस भी मेरे पास 100 एमसीक्यूज है, मैं कराऊंगा तुमको पेपर जब आएगा। अब आता है इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ भाई, एग्रीकल्चर ऑन पे एग्रीमेंट हुआ, ट्रिप्स पे हुआ, है ना, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड इन सर्विसेज। अब मैं इसको एक बार, सबसे ज्यादा मैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का मैं बोलूंगा कि तुम लोग 3 चीजों पर ध्यान देना, कि मार्केट एक्सेस को कैसे बढ़ाया, डोमेस्टिक सब्सिडीज कैसे दी गई, है ना। अब इसमें 2 कैटेगरी आती है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, है ना, और ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या आएगा, ग्रीन बॉक्स में ऑल दो सब्सिडी दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और कॉज मिनिमल डिस्टॉर्शन कम्स अंडर ग्रीन बॉक्स। गवर्नमेंट सर्विसेज, रिसर्च से डिसीज कंट्रोल की होगी, इंफ्रा फूड सिक्योरिटी की होगी, सब ग्रीन बॉक्स में आती है। एम्बर बॉक्स में ऐसी डोमेस्टिक सब्सिडीज और सपोर्ट दैट कैन डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, जैसे कि जो मिनिमल सपोर्ट पे रहती हैं जो, वो एम्बर बॉक्स में आ गई। 5% फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है डेवलप कंट्रीज में, 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, एम्बर बॉक्स में वो सारी आ गई। ब्लू बॉक्स में ऑल दोज एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो कि प्रोडक्शन को लिमिट कर देती हैं, वो ब्लू बॉक्स में आती हैं। दे कैन बी इंक्रीज विदाउट लिमिट एज लॉन्ग एज सब्सिडीज आर लिंक टू द प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम। तो ये 3 बॉक्सेस की कैटेगरी है, इस पर क्वेश्चन बनता है, पीवाईक्यू जब दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। फिर आती है एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज देती हैं कुछ कंट्रीज, है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर चीपर आर नोन एज ऑल सब्सिडीज, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज होती हैं। इनका एक ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एफर्ट होता है। डब्ल्यूटीओ की जो 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुई थी 2017 में, जिसको कि किसी ने हेड किया था, उसमें इन पे बात करी गई थी। फिर आता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आई ट्रिप्स, ये मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था। पेटेंट क्या होता है ना, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होती है, जीआई टैग्स क्या होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, आईसी के लेआउट क्या होते हैं, ठीक है। अब
फटाफट से क्विकली इसको एक बार रिवाइज कर। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं ट्रिप्स का, इज एन इंटरनेशनल लीगल अरेंजमेंट बिटवीन द मेंबर नेशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये मिनिमल स्टैंडर्ड रेगुलेशंस होंगे जो कि नेशनल गवर्नमेंट्स को फॉलो करने पड़ेंगे ऑफ सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब पे अप्लाई होता है। इसको सेटल किया गया था 89 से 90 में उरुग्वे राउंड के दौरान जीएटीटी के। बाद में इसको डब्ल्यूटीओ ने अडॉप्ट किया। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उसके ऑनर को लीगल राइट दे देती है कि बाकी लोग उसको यूज न कर पाए। मान लो अगर मैंने ये पेन बनाया है, दिस पेन दैट आई यूज टू राइट ऑन पेन टैब, दिस इज बीइंग मेड बाय शिवम सारस्वत, और मेरे पास इसका पेटेंट है, तो इस डिजाइन का, इसी फॉर्मेट का, इसी फंक्शन का पेन कोई और कंपनी नहीं बना सकती, डिजाइन चेंज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? आईफोन का डिजाइन है, ठीक है, आई हैव एन आईफोन, तो या फिर मेरी कुछ कोई भी एलिमेंट ले सकते हो अपने लाइफ में, जो भी तुम्हारे यहाँ, ये आईफोन है, ठीक है, दिस इज आईफोन 13। अब ये आईफोन की जो जैसे इसकी ये एजेस जो हैं ये ऐसी स्क्वायर शेप्ड होंगी। पहले तुमने देखा होगा आईफोन कर्व्ड आते थे, अब वापस ये वाली डिजाइन वापसी आ गई। तो क्या कोई कंपनी आईफोन के लेआउट का माल बना सकती है? भाई साहब तगड़ा लीगल आ जाएगा उसके ऊपर, गेम बजा देगी कंपनी उसका। तो ये से ये पेटेंटेड है डिजाइन, दिस डिजाइन इज बीइंग पेटेंटेड बाय एप्पल। ये डिजाइन एप्पल की पेटेंटेड डिजाइन है, ठीक है। इसी तरीके से ये पेन हो गया, या वॉट एवर डिवाइस, ये माउस हो गया मेरा, या ये मेरी घड़ी हो गई जीसो की, ये सब पेटेंटेड है। इन कंपनीज के ओनर्स है ना, उन्होंने पेटेंट करा रखा है। आप बना ही नहीं सकते, ना उसको बना सकते, ना उसका इन्वेंशन, लिमिटेड पीरियड, मतलब कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए उन्होंने पेटेंट ले रखा है, बहुत कंपनी लंबे लंबे समय तक के लिए, ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है? एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ओनर को क्या देती थी? एक्सक्लूसिव राइट, कि आप उसकी कितनी भी कॉपीज बना सकते हो। मान लो किसी ने म्यूजिक बनाया, गाना बनाया, कोई सॉन्ग बनाया, पिक्चर बनाई, कॉपीराइट। तो कहते हैं ना कॉपीराइट फ्री। अब वो बात अलग है, तुम टॉरेंट से डाउनलोड करके पिक्चर देख रहे हो, वो है तो अवैध काम, पर जनता मानती थोड़ी ना है, ठीक है। कॉपीराइट आ जाता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे कॉपीराइट आ जाता है कि तुमने जी हमारा आर्ट वर्क यूज कर लिया, हमने गाना यूज कर लिया, ऐसे नहीं होगा। तो एक यूट्यूब पे डेडिकेटेडली चैनल बना हुआ है एनसीएस, पता है एनसीएस का नाम सुना है किसी ने? नो कॉपीराइट साउंड, एनसीएस। वो यही करता है, वो कॉपीराइट फ्री साउंड प्रोवाइड कराता है लोगों को, एनसीएस, ठीक है। तो कॉपीराइट आ जाता है, आप किसी का वर्क यूज करोगे, किसी का क्रिएटिव वर्क है वो आप यूज नहीं कर सकते। इट में भी लिटरेरी हो सकता है, लिखा हुआ किसी का कॉपी, किसी की कोई, किसी की लाइफ स्टोरी है, उसने किताब बना रखी है, आपने वो छाप दी, दे दिया ऑथर मैं हूँ, वो निपटा देगा तुमको, ठीक है। लिटरेरी, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल और म्यूजिकल फॉर्म, इन पे कॉपीराइट्स आ जाते हैं। फिर आता है ट्रेडमार्क। ये एक ऐसी आईपी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक रिकॉग्नाइजेबल एक्सप्रेशन हो सकता है, साइन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है। मेरा सिग्नेचर है, ठीक है, दिस इज माई सिग्नेचर। अब वो उतना फ्लो में नहीं आता जितना मेरा पेन से आता है। अब ये सिग्नेचर का मैं ट्रेडमार्क ले लूं अपने का, कोई दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता, और यूज करता हो या फ्रॉडजरी करता हो पाया गया तो मैं उस पर लीगल जा सकता हूँ, ठीक है। क्या ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ, नाइकी का सिंबल है, नाइकी का सिंबल ऐसा होता है ना, एरो बना होता है जूते पे। अब तुम नाइकी का नायका कर दो तो वो बात अलग है, पर एग्जैक्टली नाइकी नहीं बना सकते। इसलिए तुमने अगर डुप्लीकेट कॉपी पहनी होगी तो एडिडास का भी बात सुना होगा तुमने, नाइकी का नायका नाइकर बना देते हैं, है ना। और सैमसंग का टैमसंग बना दिया, ऐसा करते हैं लोग। तो वो इन्हीं से बचने के लिए तो करते हैं, क्योंकि बहुत हैफ्टी अमाउंट देना पड़ जाता है अगर पकड़े जाते हो तो, ठीक है। तो ये है ट्रेडमार्क बेटा, ये होता है। फिर आती है तुम्हारी इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन्स ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिन प्रोजेक्ट्स में डिजाइनिंग फैक्टर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, डिवाइसेस हो गई, सर्विसेज हो गई, वहाँ पे क्या होता है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है, फंक्शनलिटी की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरेबिलिटी की बात हो रही है। जैसे कोई सीवीटी इंजन है, कॉमन वेरिएबल ट्रांसमिशन बोलते हैं सीवीटी को, कोई एमपीएफआई इंजन है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, कोई डीटीएसआई इंजेक्शन है, ठीक है। ये सारे इंजन जो हैं, बजाज का आता है डीटीएसआई, ये हीरो का आता है एमपीएफआई। तो बजाज डीटीएसआई यूज करेगा तो हीरो नहीं लगा सकता कि मेरे भी डीटीएसआई लगा दिया साहब, है ना।
ये डुअल क्लच सीवीटी जो होता है ये होंडा में यूज होता है, होंडा का ट्रांसमिशन है डुअल क्लच सीवीटी। ठीक है, तो टाटा नहीं यूज कर सकती, वो अपना कुछ अलग निकालेगी, नाम या सिस्टम या फिर डिजाइन। ठीक है, तो दीज आर ऑल इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ये ट्रिप्स के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं सब। ठीक है, फिर आते हैं जीआई टैग्स, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ये एक नाम या साइन है जो कि यूज होता है ऐसे प्रोडक्ट्स पे जिनका जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लोकेशन पे ही मिलते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीजन टाउन या कंट्री में मिलते हैं वो। ठीक है, जैसे मान लो कश्मीर का केसर, सैफरॉन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उसको जीआई टैग दिया गया है। नागपुर के संतरे, महाराष्ट्र के बच्चे जानते होंगे संतरे कहाँ के फेमस है, नागपुर के, यस सर। है ना। नागपुर के ऑरेंज जीआई टैग्स है। बनारस की साड़ियाँ, सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, उसको जीआई टैग दे सकते हो, है ना। जो जगह स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या माल है जो वहीं पे होगा, वहीं के अलावा और कहीं की भी नहीं मिलेगा, तो सब जगह सब कुछ मिलता है, बट जो स्पेसिफाइड एक लोकेशन पे कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है या माल बन रहा है कुछ, तो उसकी जीआई टैगिंग कर दी जाती है, समझे। फिर वो ट्रेड सीक्रेट, इसको मेरे को हंसी आ गई, वो स्टारबक्स वाली कहानी याद आती है इसको पढ़ना। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। मैकडोनाल्ड के बर्गर की रेसिपी बना के तुम ऐसी नहीं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते, अगर तुम एम्प्लॉय भी हो तो तुम नपट भाई, तुमको निपटा देगी कंपनी। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूला होता है, प्रैक्टिस होती है, कोई प्रोसेस है, किसी का डिजाइन है, इंस्ट्रूमेंट पैटर्न है, या कुछ भी है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनका इनहेरेंट इकोनॉमिक वैल्यू है, बिकॉज दे आर नॉट जनरली नोन और आर रेडीली असर्टेनेबल, या तो वो बाकी जनता को तो समझ में भी नहीं आएंगे, नहीं पता होता लोगों को। कोको कोला की रेसिपी पता है तुमको? कोक और थम्स अप का टेस्ट इतने सालों से, अब तो कोक का टेस्ट डाउन हो गया है, तुमने महसूस किया किसी ने कोको कोला का टेस्ट थोड़ा सा डाउन हो गया है? पानी ज्यादा मिलाने लग गए हैं लोग। इफ यू आर अ कोक कंज्यूमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तुमने देखा कि ये लोग मटेरियल कम डालते हैं, पानी ज्यादा डालते हैं। ठीक है, पर ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोक का टेस्ट इज सेम। वो ट्रेड सीक्रेट है उसका, कोको कोला का। मैकडोनाल्ड का आलू टिक्की बर्गर अगर मैं बड़ोदरा में लूंगा, या फिर मैं इम्फाल में लूंगा, या फिर नागपुर में लूंगा, महाराष्ट्र में लूंगा, दिल्ली में लूंगा, मथुरा में लूंगा, यूपी में लूंगा, कहीं भी लूंगा, सब जगह सेम मिलेगा टेस्ट। ये ट्रेड सीक्रेट्स हैं, दे फॉलो द सेम एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड थिंग्स, जिससे वो सेम निकलता है माल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अभी तुमने देखा था ना स्टारबक्स की लड़की ने एक वो लीक कर दिए थे फोटो, स्टारबक्स की कॉफी कैसे बनती है। उसने कुछ नहीं किया, जिस तरीके से वो बनाती थी उस पन्ने को पलटा, फोटो खींचे डाल दी है ट्विटर पे लोग, क्योंकि उसके मैनेजर से झगड़ा हो गया था उसका, कर दिया लीक। और उस पे लीगल तो होगा, आप क्या ही कर सकते हो, होगा तो होगा, आप जो भी होगा। अब तुमको ये पता लग गया पब्लिकली कि स्टारबक्स की कॉफी घर पे कैसे बनाए। ठीक है, so layout and design of ICs we call integrated circuits, BTech EC वाले बंदे can easily relate to this, these guys are EC IC बनाने वाले बंदे। तो owner has the right to prevent the copying and commercial exploitation of an original layout design of IC। तुम लोग मोबाइल यूज करते हो, सबके मोबाइल में प्रोसेसर होता है, सबके सिस्टम्स में प्रोसेसर होता है, इंटेल कोर i3, i5, i7, है ना। एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड आता है ना, एनवीडिया GTX RTX 3050, ये सब ऐसे करके इनके नाम होते हैं, इनकी एक डिजाइन होती है। जैसे मान लो i3 का प्रोसेसर है, तो उसमें ऐसे 3 चिप्स लगी हुई हैं, ये बड़ी चिप है ना। प्रोसेसर बनाने वाली दो ही कंपनी है मेनली, तो कंप्यूटर में प्रोसेसर अगर एप्पल को हटा दो तो एप्पल की क्या आती है, M1 चिपसेट आता है एप्पल का, है ना। और ये इंटेल का, मान लो अगर ये इंटेल का है और इंटेल अगर ये डिजाइन लेआउट बच्चों यूज कर रहा है, क्या हुआ अभी थोड़ी देर बाद, इंटेल अगर ये डिजाइन यूज कर रहा है, तो एक और कंपनी कौन सी है फिर, AMD। AMD है ना, सबको पता है, AMD के राइजन सीरीज के प्रोसेसर्स आते हैं। तो AMD ये डिजाइन नहीं यूज कर सकती, AMD को कुछ अलग खेल करना पड़ेगा, दे विल यूज डिफरेंट पैटर्न। तो लेआउट डिजाइन ऑफ आईसी इज आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर ट्रिप्स, है ना। ओनर आप पे लीगल चला जाएगा अगर आपने उसका कॉपी पेस्ट मार दिया तो। एक्सरसाइज इज राइट्स अंडर द लेआउट डिजाइन ऑफ आईसीज, एक्ट बाय टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंजिंग पार्टी, जो भी ये कर रही है ब्रीच, समझ रहे हो। तो ये चीजें भी जानना जरूरी है। तो ये इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशन पूछेगा पूछेगा अच्छा इस ये चीज है क्या, क्वेश्चन कैसे आएगा,
a type of intellectual property that gives its owner the exclusive right to make copies of creative work. ऑप्शन में दिया होगा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आईसी, जीआई टैग्स। बताओ क्या है? डायरेक्ट आता है इससे क्वेश्चन, घुमाएगा नहीं ज्यादा, तो ये याद रखना, ठीक है। इन द सेम मैनर आगे आता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विस, जीएटीएस। इसमें नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सर्विसेज कैसा होगा, मार्केट ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सर्विसेज कैसा होगा, तो इसके बारे में बात। अब इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन डब्ल्यूटीओ का जो 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 11 से 13 दिसंबर 2017 को हुआ था, जिसको मिनिस्टर थी एक सुजाना मलकोरा ऑफ अर्जेंटीना, उसने हेड किया था। 12वां जो था नूर सुल्तान कजाकिस्तान में होने वाला था, जो कोविड-19 आ गया तो नहीं हुआ भाई, जो कि पेंडेमिक था। अब मेजर कंट्रीज जो कि मेंबर बेटा नहीं बने, दीज आर अल्जेरिया, अजरबैजान, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, ईरान, मोनाको, नॉर्थ कोरिया, सर्बिया, सूडान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज है। समझ रहे हो? तो ये चैप्टर का इसका रिवीजन था। फटाफट से मैं आगे के चैप्टर मूव करता हूँ, बिकॉज ये तो रिवीजन में ही निकल गया पूरा टाइम। सो अगला जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, होपफुली इसको हम कवर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, फटाफट से समझाएं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक क्या होता है? IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर कंबाइंडली नोन एज ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, जहां पे 51 मेंबर कंट्रीज थे। टोटल कंट्रीज इसमें 189 है। लास्ट कंट्री जो उसमें लेटेस्ट कंट्री नाउरू आइलैंड एड हुआ, हेडक्वार्टर आईएमएफ का कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कौन से कंट्री में आता है बच्चों, बताओ? यूएसए। हेडक्वार्टर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई? ये पेपर में आएगा सवाल, याद रखना। IMF, the main function of IMF, International Monetary Fund, is to provide financial stability to the member countries by giving hard loans. हार्ड लोन्स होते हैं जो कम समय के लिए दिए जाते हैं, 5 साल 10 साल, हार्ड लोन्स ये होते हैं। IMF हार्ड लोन देता है छोटे समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वर्किंग ऑफ IMF, whenever a member country wants to become a member of IMF, इसको एक मेंबरशिप फॉर्म देना होता है IMF को, जो कि मेंबर कंट्रीज के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से साइन होगा। जब वो बंदा मेंबरशिप बन जाएगा IMF की, उसको एक असाइंड कोटा मिलेगा उसकी इकोनॉमी के साइज के बेसिस पे। Once it is done, based on the size of the quota, the country needs to submit a minimum membership fees to the IMF of the total 25% जो होगा उसका, वो होगा IMF की करेंसी में, known as the special drawing rights, और जो 75% होगा उनकी खुद की करेंसी में होगा। SDR में कौन कौन सी करेंसी आती है? US डॉलर, यूरो और युआन, येन, और कौन कौन सी करेंसी आएंगी उसके अंदर, बताओ मुझे फटाफट से। एक करेंसी बची है, बताओ तुम लोग। पाउंड। यूरो, येन, ब्रिटेन का पाउंड हो गया, और चाइना की क्या हो गई? डॉलर होगा, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, ठीक है। चाइनीज की रेन में भी होती है, इसको रेन में भी बोलते हैं। तो ये SDR के अंदर आती है, ठीक है, समझे? तो ये करेंसी है SDR के अंदर आती है, यानी कि 25% तो आपको इन करेंसी पे देना, 75% अपने देश की करेंसी में। तो कंट्री जो होगा, जितना भी उसने मेंबरशिप फीस शामिल करी है ना, उसका अप टू 300% तक का लोन ले सकता है। अगर उसको उससे ज्यादा चाहिए तो फिर से वही रेजोल्यूशन पास होगा, जिसको 85% मेजोरिटी हाँ देगी तो वो ज्यादा ले सकता है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, बिकॉज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है? बिकॉज यूएसए के पास अलोन इट हैज 7, एक सेकंड रुकना बस, 17% वोटिंग राइट्स। एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। तो 17% बेटा उसमें वोटिंग राइट्स हैं। तो मतलब समझ रहे हो, यूएस ना बेसिकली क्या कर रहा है, डोमिनेट कर दे रहा है यार, है ना। तो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स इसके पास है, तो ये अपने हिसाब से कमांड करने की कोशिश करता है अमेरिका। अब समझ गए, IMF का फंडा शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक देती है लंबे समय के लिए लोन। वर्ल्ड बैंक का जो मेन टारगेट है गरीबी हटाना, देश वर्ल्ड से गरीबी को खत्म करना, तो ये सॉफ्ट लोन्स देती है लॉन्गर पीरियड, 20 साल 30 साल,
25 साल, ऐसे लोन देती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये क्या करती है, ये मिडिल इनकम कंट्रीज और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को लोन देती है। फिर आती है IDA, IDA देता है किसको, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है IDA, इंटरेस्ट के बिना, है ना, जिसको क्रेडिट बोलते हैं। और ग्रांट देता है गवर्नमेंट को जो बहुत ही गरीब देश है उनको। टुगेदर IBRD एंड IDA ये दोनों मिलके, दोनों आपस में मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, है ना, समझे। फिर आता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो कि फोकस करता है प्राइवेट सेक्टर पे मेनली। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सस्टेनेबल ग्रोथ मिले, उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाए, कैपिटल मोबिलाइज हो जाए उनका, है ना, फाइनेंशियल मार्केट में अच्छी पकड़ हो जाए, उसके लिए एडवाइजरी सर्विसेज देता है IFC। बिजनेसेस को भी देता है, गवर्नमेंट्स को भी देता है। फिर आता है मीगा, मीगा को हम बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 1988 में बना था बच्चों, कि FDI जो है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले जाने के लिए, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना, पॉवर्टी घटे, वहां पे लोगों के जीवन में अच्छे खुशहाली आए, लोगों को नौकरी रोजगार मिले, तो मीगा बनाया गया था। और ये बताता है कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देता है इन्वेस्टर्स को और लेंडर्स को, कि आप इस देश में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा वापस आने की संभावना कितनी है। अब इंडिया में FDI आएगा तो वापस होगा ना। इंडिया की GDP तुमने देखा है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP इंडिया की 7.6% पे अपन, चाइना माइना सब पीछे छोड़ दिया। अगर कोई कंट्री FDI ला रही है तो तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, पैसा वापस मिलेगा उसको? ऑब्वियसली मिलेगा, ग्रो होके मिलेगा। तो इंडिया इज द हॉट स्पॉट एज ऑफ नाउ फॉर FDI पीपल। फिर आता है तुम्हारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। यहाँ पे क्या हो, कोई भसड़ मच गई, है ना, कुछ पंगा पड़ गया, तो भाई साहब आर्बिट्रेशन कराने के लिए ये डिपार्ट ये आ जाता है बीच में, कि चलो कोई बात नहीं, किसी कंट्री ने लोन लिया, जैसे पाकिस्तान जैसा कंगाल आदमी लोन लिया, नहीं दे रहा वापस, पाकिस्तान ने लोन ले लिया, जो कि ऑलरेडी लोन लेता रहता है पाकिस्तान, तो नहीं दे रहा वापस, नहीं है हालत, तो फिर वहां पे ये लोग, चलो कोई बात नहीं, इतना नहीं दे पा रहे, जितना दे पा रहे उतना दे दो, चलो $100 मिलियन लिया था, 10 तो दे दो वापस, 100 नहीं दे पा रहे 10 दे दो। तो ऐसे करके बातचीत बना के ये लोग सेटलमेंट करा देते हैं। तो दिस इज द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये WTO पढ़ा, वापस से तुम लोगों ने उसके फंक्शनलिटी पढ़ी, प्रिंसिपल्स पढ़े, IMF एंड वर्ल्ड बैंक पढ़ा। क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, अभी 1 मिनट है तो बता देता हूँ। विच ऑफ द 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस? कौन से ब्रेटन वुड ट्विंस? IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन होगा IMF, फिर होगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर A IMF, ऑप्शन नंबर B वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर C WTO, ऑप्शन नंबर D UNDP। पूछेगा 1 and 2, 2 and 3, ऐसे करके पूछेगा, तो तुम्हें पता है कौन सा है आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन विच वन इज करेक्ट अबाउट IMF, फंक्शनिंग ऑफ IMF। इन 3 पॉइंटर में से कोई से भी 2-3 दे देगा, 4-5 जो बने लिखे हैं। फिर पूछेगा कौन सा सही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, कोई सा भी नहीं है सारे। ऐसे क्वेश्चन बनता है और आता है, बिकॉज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है। समझ में आया? ओके, तो आ जाओ फिर से वापस। अभी 1 लेक्चर बढ़ गया है तुम्हारा, अभी एनर्जी थोड़ी ऊपर रखो, आ जाओ। FCAT का अभी थोड़ा सा ना मैथ्स का स्टार्ट करता हूँ, बेसिक बताऊंगा आज केवल, क्या क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। लेट्स स्टार्ट दिस थिंग टुडे। आ जाओ फटाफट से, क्विकली रीजॉइन।